यही नहीं, आप देख लीजिए बांग्लादेश को लेकर के अभी पिछले वर्ष हंसल मेहता की एक फिल्म आई थी, फराज नाम की। उसमें भी बांग्लादेश ही आतंकवाद का विक्टिम है। हिंदुओं पर होने वाली पीड़ा वहां दिखाई नहीं, उल्टा फिल्म के एंडिंग में हिंदुओं को ही कट्टरपंथी दिखाना भूले नहीं है डायरेक्टर, पर इनको अमेरिका में और बाकी जगहों पर इस्लामोफोबिया दिख गया और उसकी चिंता इनको होकर के इन्होंने भारत में पूरी एक फिल्म बना दी, माय नेम इज खान। परंतु हमारे ही निकट हिंदू समाप्त हो गए भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में किसी एक फिल्म में एक डायलॉग तक इन्होंने नहीं डाला, एक सिंगल डायलॉग नहीं डाला। आप दिखा दीजिए मुझे। और ऊपर से उन पीड़ित हिंदुओं को न्याय देने के लिए, भारत में नागरिकता देने के लिए एक कानून लाया जाता है तो उसके विरोध में इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और पिछले कई दशकों से होते आया है। पर नैरेटिव देखिए, हिंदुओं की पीड़ा पर बात नहीं कर सकते, उसको हम बिल्कुल कम आंकेंगे, खारिज करेंगे, नगण्य बताएंगे हिंदुओं की पीड़ा को, और ऐसा नैरेटिव चलाने के लिए ह्यूमन चेन के फोटोज शेयर करेंगे। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों पिछले 2 दिनों से आप सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में है, भारत ने उन्हें शरण दी है और जैसे कि आशंका थी, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो बांग्लादेश के हिंदुओं का ही हुआ है। कल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू जो व्यापारी है उनके बिजनेसेस को, उनके दुकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, पिछले कई दशकों से लगातार इसी प्रकार से हिंदुओं को वहाँ पर लगातार टारगेट किया गया है। हत्या, लूट, बलात्कार के हिंदू वहाँ पर शिकार रहे हैं। अभी आपको याद होगा 2 वर्ष पहले ही मैंने पूरा इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, उससे पहले भी मैंने इस पर चर्चा की हुई है, क्योंकि ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में होती आ रही है। हालांकि कल से मैं न्यूज़ चैनल्स पर देख रहा था, एक ऐसा न्यूज़ चैनल्स चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि ये बिल्कुल कोई नई बात हो, या फिर शेख हसीना उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश आवामी लीग, उसके शासन में जैसे हिंदू वहाँ पर बड़े ही सुरक्षित थे। एक प्रकार से ऐसा चित्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये घटनाएं हम लगातार कई वर्षों से देखते आ रहे थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इन घटनाओं की संख्या और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी, और जो हम अभी देख भी रहे हैं क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो आइडल वर्शिपर्स, जिन्हें बुत परस्त कहा जाता है, डेविल वर्शिपर्स, वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स वगैरह, जो मूर्ति पूजक होते हैं, उन्हें मानकर आतंकी हमेशा से ही उनको टारगेट करते आए हैं, जो लगातार हम देखा भी हमने। ये तो पूरे पिछले 2000 वर्षों का इतिहास है। उन्हें डेविल वर्शिपर्स मानकर ही पिछले 2000 वर्षों में अनगिनत सभ्यताओं का इसी प्रकार से नरसंहार हुआ है, उन सभ्यताओं को नष्ट किया गया है। तो अभी भी ये हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी दुखद बात क्या है पता है? ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा एक पूरा ग्लोबल कैंपेन चलाया गया था 2020 के यूएस इलेक्शन से ठीक पहले, जिसमें हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी कूद गए थे। उस पर कई सारे ट्वीट्स वगैरह क्या क्या नहीं किया, सब कुछ हमने देखा था। परंतु हमारे ही निकट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से हिंदू लगभग समाप्त हो गए। हत्या, लूट, बलात्कार के लगातार वे शिकार रहे। परंतु आज तक किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने, या फिर जो भी ये बड़े बड़े NGOs जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया संस्थान वगैरह, उनमें से किसी ने इस पर कभी बात की हो, चर्चा की हो, आर्टिकल्स लिखे हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। जबकि अनगिनत वीडियोज़ उपलब्ध है पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, किस प्रकार से हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, ज़बरदस्ती उनका निकाह कर दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनके माता पिता सड़कों पर रोने बिलखने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अनगिनत ऐसे वीडियोज़ आज भी उपलब्ध हैं। परंतु किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, या ये जो कथित मानवाधिकार की बात करने वाले जो NGOs आदि होते हैं, या इंटरनेशनल मीडिया संस्थान आदि, किसी के पेट का पानी नहीं हिला। इस पर मैं कुछ बॉलीवुड की फिल्मों के भी आपको उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से लिटरली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका लिटरली उन फिल्मों ने मजाक उड़ाया है एक प्रकार से। ऐसे कुछ फिल्मों के मैं आपको उदाहरण दूंगा, पर उससे पहले
थोड़ा सा ये पूरा जो हमने कथित आंदोलन देखा, छात्र आंदोलन इसका नाम दिया गया है, एक मुखौटे के रूप में छात्र आंदोलन इसका नाम दिया है। और बांग्लादेश का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। पर उससे पहले आप सभी मित्रों से प्रार्थना है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सब बातें पहुँचे, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या फिर पेट्रियन, पेपैल या फिर UPI के माध्यम से भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट मदद कर सकते हैं। तो देखिए, आज से करीब 9 महीने पहले अक्टूबर में पिछले वर्ष मैंने मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन इस फिल्म का रिव्यू किया था। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, उनके जीवन पर वो फिल्म आधारित थी और बांग्लादेश के इलेक्शन से ठीक पहले उस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। बांग्लादेश और भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने साथ में मिलकर के उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और भारत के ही डायरेक्टर श्याम बेनेगल, उनके द्वारा उस फिल्म को बनाया गया था, डायरेक्ट किया गया था। अब ऑब्वियसली उसमें बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा इतिहास दिखाया है, चाहे वो पार्टीशन का इतिहास हो या फिर डायरेक्ट एक्शन डे हो जिसमें हिंदुओं का नरसंहार कत्लेआम हुआ था, या फिर 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, इन सारी घटनाओं को बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वहाँ पर दिखाया गया है। इवन डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जो मुस्लिम लीग के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, हिंदुओं को टारगेट किया गया था, अनगिनत हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, उसमें भी मुस्लिम लीग का नाम तो लिया है क्योंकि इस फैक्ट को वो छुपा नहीं सकते, परंतु वहाँ पर क्रूर हिंदुओं को ही दिखाया, हिंदू महासभा को ही आग में घी डालने वाला बताया है, और मुस्लिम लीग को तो एक प्रकार से बड़ा ही मासूम उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, शेख मुजीबुर रहमान भी डायरेक्ट एक्शन डे में काफ़ी आगे थे, उस पूरे लीड कर रहे थे एक प्रकार से, जितना मैंने पढ़ा है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। तो उस फिल्म का उल्लेख करने का कारण ये कि बांग्लादेश के इतिहास के बारे में काफ़ी सारी बातें मुझे भी उस फिल्म के माध्यम से ही पता चली थी कि किस प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक या फिर एक प्रकार से बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनकी 1975 में ही वहाँ की आर्मी के द्वारा ही हत्या कर दी गई थी। केवल उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की, पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया था उनके ही घर में रात को, उनकी ही सेना के द्वारा। हालांकि शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, इस कारण से वे बच गई थी, बाकी तो उनके पूरे परिवार को आर्मी ने समाप्त कर दिया था वहाँ पर। तो ये कोई पहली बार वहाँ पर हुआ है ऐसी बात नहीं जो अभी हम देख रहे हैं, ये इससे पहले भी वहाँ की सेना ने किया हुआ है। और शेख हसीना वहाँ पर लगभग 21 वर्षों तक सत्ता में रही है, 1999 से लेकर के 2006 तक, और उसके बाद में 2009 से लेकर के अभी 24 तक, इस प्रकार से लगभग 21 वर्षों तक उनका शासन बांग्लादेश में रहा। और अभी बांग्लादेश में ये जो पूरा तख्ता पलट होते हुए हमने देखा, उसके पीछे जिस कथित छात्र आंदोलन को कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे भी पाकिस्तानी ISI का ही हाथ है। इस प्रकार की खबरें तो हमने देखी होंगी, खबरों की भी क्या आवश्यकता हो तो क्लियरली कोई भी समझ सकता है। और वैसे ISI तो केवल एक मतलब कठपुतली की तरह है, ऊपर जो डोर जिनके हाथ में है वो चाइना और अमेरिका है। अमेरिका की भी विशेषतः जो डेमोक्रेट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन डेमोक्रेट्स का चाइना और पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट विचारधारा की है, तो ऑब्वियसली उनका प्रेम चाइना और पाकिस्तान के प्रति हमेशा से रहा है। अगर अभी इसी समय अमेरिका में अगर रिपब्लिकन्स का शासन होता तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती, या जो भी है वो एक अलग विषय है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की दृष्टि से अमेरिका में रिपब्लिकन्स का शासन रहना कभी भी फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि रिपब्लिकन्स चाइना और पाकिस्तान के विरोधी होते हैं, और इस कारण से उन्हें कूटनीति के लिए ही सही परंतु भारत का साथ देना पड़ता है। हालांकि चाहे अमेरिकन कंजर्वेटिव्स हो या फिर वहाँ के लिबरल्स हो, दोनों का ही भारत की तरफ, विशेषतः हिंदुओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ही रहा है। परंतु कम से कम जो रिपब्लिकन्स है वो कूटनीति की दृष्टि से ही सही उन्हें भारत का साथ देना पड़ता है। तो अभी ये जो पूरा चाइना हो, अमेरिका हो, फिर ISI को साथ में लेकर के ये पूरा जो कुछ भी हुआ हमने बांग्लादेश में, उसके पीछे इनका हाथ कम से कम दिख रहा है। और ये जो इससे एक बात जो हम सीख सकते हैं, ये जो छात्र आंदोलन सामने नाम दिया गया ना, किसी भी राष्ट्र को जब अस्थिर करना होता है ना,
डायरेक्टली सामने से ऐसे नहीं किया जाता। उसके लिए सामने कभी किसानों को उनका उपयोग किया जाएगा, किसानों के हाथ में हथियार पकड़ाया जाएगा, कभी छात्रों का उपयोग किया जाएगा, छात्रों के हाथ में हथियार पकड़ाया जाएगा। उनको एक टूल के रूप में वामपंथी या फिर जो भी देश विरोधी ताकतें होती है वे यूज़ करती है किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए। गरीब, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी छात्र, इनको सामने रख करके, इनके हाथ में हथियार दे करके अराजकता, अनार्की की स्थिति उत्पन्न करके तख्तापलट करना, ये हमेशा से ही वामपंथियों का एक स्पेसिफिक पैटर्न रहा है। इसमें फिर भाषावाद की राजनीति, प्रांतवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, ये भी इसके साथ में जुड़ जाती है। आपने देखा होगा ये बड़ी लिबरलिज्म की, सेकुलरिज्म की बातें करने वाले जो राजनेता होते हैं वे ही सबसे ज़्यादा भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, इन बातों को बढ़ावा देते हैं। ये आपने हमेशा देखा होगा। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध है उनका एकमात्र उद्देश्य होता है बहुसंख्यक समाज को तोड़ना। फिर वो भाषावाद की राजनीति करके तोड़ो, प्रांतवाद की राजनीति करके तोड़ो, जातिवाद की राजनीति करके तोड़ो, या फिर युवाओं को तथाकथित लिबरलिज्म के सपने दिखा करके उन्हें पेरेंट्स से तोड़ो, या फेमिनिज्म की बातें करके महिलाओं को पुरुषों से तोड़ो। ये पूरा ये सिस्टमेटिक पैटर्न होता है वामपंथियों का। तो अभी यहाँ पर हमने बांग्लादेश में देखा एक छात्र आंदोलन को कथित रूप से उन्होंने सामने रखा और उसके आड़ में क्या हुआ वो हम देख सकते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, कभी भी कोई छात्र इस प्रकार से पूरा पीएम हाउस में घुस करके वहाँ पर ये आगजनी करे, तोड़फोड़ करे पूरे, ये संभव नहीं है। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतों का हाथ है जो एक टूल के रूप में, मोहरे के रूप में हमेशा से गरीब, किसान, मजदूर, छात्र इनको यूज़ करते हैं। इसके लिए भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद इनकी राजनीति का वो उपयोग करते हैं। अब देखिए कई सारे मित्रों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि फिर 1971 में भी तो जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उसके पीछे भी तो फिर भाषावादी कारण था। उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने से ईस्ट पाकिस्तान ने, यानी आज के बांग्लादेश ने, मना कर दिया था। उसके बाद ही पूरा वो आंदोलन छिड़ा, फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और फिर बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो कारण तो भाषावादी था। ऐसा प्रश्न कई सारे मित्रों के मन में आ सकता है। परंतु देखिए, भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे देश के साथ में, आतंकिस्तान के साथ में भारत की तुलना नहीं हो सकती, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और भारत वो भूमि है जिसने कभी भी किसी रिलीजन की स्थापना नहीं की, किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं किया। और आज भारत में हम ये जो अलग अलग समस्याएं देख रहे हैं, भाषावाद की, प्रांतवाद की, जातिवाद की, आदि आदि, जो भारत विरोधी ताकत है, फिर वो चाहे देश के अंदर की हो या देश के बाहर की हो, वो जो अलग अलग ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, उनका उसके पीछे का उद्देश्य है इस देश की सभ्यता, संस्कृति को समाप्त करना। फिर वो चाहे आतंकी संगठन हो कई सारे जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, या फिर फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरीज आदि हो, या कई सारी विदेशी ताकतें जो भारत को कन्वर्ट करना चाहती है, उनका उद्देश्य है इस देश की सभ्यता को समाप्त करना। भारत को किसी को कन्वर्ट नहीं करना है और ना ही किसी देश का कल्चरल जेनोसाइड करना है। इसी कारण से भारत की तुलना पाकिस्तान के साथ में तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, उस समय जो भाषा को लेकर के पूरा उर्दू को राष्ट्रभाषा स्वीकारने से मना कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान ने, वो उनका आंतरिक विषय था। हमने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, और दूसरी बात, पाकिस्तानी सेना जो ईस्ट पाकिस्तान में निर्दोषों को, मासूमों को टारगेट कर रही थी, 30 लाख से अधिक बांग्लादेशियों का नरसंहार हुआ था, 6 लाख से अधिक महिलाओं के बलात्कार हुए थे, पाकिस्तानी सेना ने किए थे, और उनमें अधिकतर हिंदू थे। हिंदू महिलाओं को फतवे जारी कर करके उन्हें गनी मोटर मॉल कहा गया था, बूटी ऑफ वॉर बूटी कहा गया था। और ये पूरा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं, इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ अन्याय, अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो भारतीय सेना ने इस कारण से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मदद की थी। भारत ने कभी किसी देश को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया है। और सबसे दुख की बात देखिए दोस्तों, 1971 में भी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं का ही हुआ था। उन्हें ही चुन चुन कर टारगेट किया गया था, जबकि उन्हें तो कभी पार्टीशन चाहिए भी नहीं था, उन्होंने तो कभी पार्टीशन मांगा भी नहीं था। और आज भी सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेशी हिंदुओं का ही हो रहा है। तो भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे देश के साथ में तो पहली बात हो ही नहीं सकती। तो ये सारी बातें मैंने बस इसलिए आपको बताई क्योंकि आप देखिए, भारत में भी लगातार 2014 के बाद में आपने देखा होगा किस प्रकार से जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो देश के अंदर की हो या फिर देश के बाहर की हो,
जो तथाकथित सेक्युलर ताकतें हैं या फिर जो बड़ी जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं, अर्बन नक्सल्स आदि है, वे भी लगातार इसी प्रकार से उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी प्रांतवाद की राजनीति, कभी भाषावाद की राजनीति, कभी जातिवाद की राजनीति, कभी छात्रों को सामने रखकर, कभी किसानों को सामने रख करके हमेशा से इस प्रकार से देश को अंदर से किसी न किसी कारण से अस्थिर करने का वो प्रयास करते आए हैं। तो ये हमें ये बातें समझने की आवश्यकता है ताकि जो इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं उनकी मानसिकता हम समझ सके। जो बातें कहते हैं ना अर्बन नक्सल्स और उनके पपेट्स, ये चाइना या फिर जो वेस्टर्न ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, उनके जो पपेट्स हैं, जो देश के अंदर के हो या देश के बाहर बैठकर जो यूट्यूब वगैरह पर वीडियो बनाते हैं, वो भी देख लीजिए किस प्रकार से वो जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स या फिर और भी कुछ ऐसे महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के आते हैं, जिनमें सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित बताया जाता है, इन्हें हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर रखा जाता है भारत से। तो ये ऐसे रिपोर्ट्स बनाने वाली संस्थाएं वगैरह, इनके पीछे क्या उद्देश्य होता है ये समझने की आवश्यकता है। क्यों ऐसे झूठे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, क्या इनके पीछे का उद्देश्य होता है, क्यों उनको हाईलाइट किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, उनके पीछे क्या कारण होता है, ये सभी को समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद में लगातार भारत को अस्थिर करने का प्रयास किसी न किसी कारण से हुआ है। और जब तक भारत अस्थिर था, आप देख लीजिए जितनी भी ये जो वेस्टर्न ताकतें हैं वगैरह, वो किस प्रकार से फल फूल रही थी, एक प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहे थे भारत को। कभी उन्होंने ग्रो होने ही नहीं दिया, भारत को कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बनने ही नहीं दिया। इसमें पश्चिमी ताकतें भी है, चाइना भी है। वो नहीं चाहते थे कि भारत की कंपनीज, यहाँ के उद्योगपति कभी भी आगे बढ़ पाए, भारत कभी भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। और इस कारण से किसी न किसी प्रकार से देश में एक अस्थिरता का वातावरण उन्होंने बना करके रखा। हमेशा यहाँ पर उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना, 1% के पास 90% संपत्ति है वगैरह वगैरह, ये कह करके आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से पूरे उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को समाप्त कर दिया गया, यही बातें बोल बोल करके कि 1% के पास 90% संपत्ति है। और जो पश्चिम बंगाल एक इंडस्ट्रियल हब था, आज देख लीजिए वहाँ से इंडस्ट्रीज किस प्रकार से पिछले कई दशकों में दूर होती गई। यही मानसिकता, तो इसी प्रकार से किसी भी देश को कैसे अस्थिर किया जाता है, ये समझने की हमें आवश्यकता है। अब आते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हुआ वो हम सब ने देखा ही। और जैसे कि मैंने कहा, ये कोई पहली बार नहीं रहा है, हमेशा से ये होते आया। और उसी कारण से जो CAA का कानून लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू है उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए ही वो कानून लाया गया था। परंतु आप देख लीजिए भारत के जितने भी अर्बन नक्सल्स है, वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, विशेषतः बॉलीवुड के ये तथाकथित सेलिब्रिटीज़, वो किस प्रकार से इसके विरुद्ध आकर के खड़े हो गए थे। कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दें तो बाकी लगभग पूरा का पूरा बॉलीवुड इसके विरोध में आकर के खड़ा हो गया था। कुछ सड़कों पर उतर आए थे और कुछ ट्वीट्स खेल रहे थे। जैसे कि हमने दिल्ली में देखा, जो कुछ कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित जो छात्र थे ना, उन्होंने जब दिल्ली को जलाया, आगजनी, तोड़फोड़ आदि की, उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की तो उसके बाद में आप देख लीजिए किस प्रकार से बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम तिलमिला उठा था। दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए ट्वीट्स पर ट्वीट्स लिखे जा रहे थे। और शायद ही कोई छूटा होगा इंडस्ट्री में से, हर किसी ने उस समय उन कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित छात्रों को सपोर्ट किया था और दिल्ली पुलिस का विरोध किया था। इक्का दुक्का एक्सेप्शंस केवल छूटे होंगे, ये हमने देखा। तो पीड़ित हिंदू हमने देखा है किस प्रकार से हत्या, लूट और बलात्कार के भी शिकार रहे हैं, परंतु उन्हें नागरिकता देने के लिए जब कानून लाया जाता है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे ये। परंतु दूसरी तरफ यही बॉलीवुड, यही इंडस्ट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही आतंकवाद का शिकार बताएगी। हाँ, हिंदुओं को पीड़ित नहीं बताएगी। वहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को पीड़ित कभी नहीं बताएंगे, इसका उल्लेख भी नहीं करेंगे, किसी एक सिंगल सीन में भी उल्लेख नहीं करेंगे, परंतु पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को ही आतंकवाद का पीड़ित बताएंगे। और ऐसी कई सारी लाइन से फिल्में मिल जाएंगी आपको। अफगानिस्तान की बात करें तो संजय दत्त की देखिए तोरबाज नाम की एक फिल्म आई थी। अफगानिस्तान के जो कुछ कैंप्स वगैरह है उनको दिखाया गया था कि इस प्रकार से आतंकवाद से पीड़ित है। वहाँ पर हिंदू कोई पीड़ित हो ये उन्होंने नहीं दिखाया, नहीं। परंतु वो अफगानिस्तान की पीड़ा, आतंकवाद से पीड़ित उन्होंने दिखाया था। इवन आपने पठान में भी देखा होगा, अभी जो पिछले वर्ष फिल्म आई थी ना, सो कॉल्ड वो कुछ स्पाई यूनिवर्स वगैरह जो कुछ भी है, उसमें भी आप देख लीजिए पठान की जो बैक स्टोरी है,
उसके माध्यम से अफगानिस्तान में जो यूएस आर्मी है उसके अत्याचार दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आतंकवाद को टारगेट करने के नाम पर छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर मदरसा में पढ़ रहे हो उनको भी बॉम्बिंग वगैरह की जाती है। इस प्रकार का एक नैरेटिव विक्टिम दिखाने का प्रयास किया कुल मिलाकर अफगानिस्तान को ही वहाँ पर। हालांकि जो पीड़ित हिंदू है, या अभी 2 वर्ष पहले हमने देखा काबुल गुरुद्वारा अटैक, वो पीड़ा, हिंदुओं की पीड़ा कभी भी उन्हें नहीं दिखेगी, वो नैरेटिव में ही नहीं आएगा, वो कहीं पर एक सिंगल लाइन में भी, किसी एक डायलॉग में भी उल्लेख नहीं आएगा इन बातों का, पीड़ित हिंदुओं का नहीं। इनका अपना कुछ अलग ही, हाँ, अफगानिस्तान को हमें आतंकवाद का शिकार दिखाना है। पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार दिखाने वाली भी लाइन से फिल्में मिल जाएंगी। अफगानिस्तान की मैंने बताया ना, पाकिस्तान की भी मिल जाएंगी। मलाला यूसुफजई के बारे में तो मैंने कई बार चर्चा की हुई है हमारे चैनल पर। 2009 में मलाला यूसुफजई जब वो कुछ 11 वर्ष की थी करीब, तो उस समय उसने बीबीसी के लिए एक आर्टिकल लिखा था। हाँ, बीबीसी के लिए आर्टिकल लिखा था। उसके फिर 2 वर्षों के बाद ही 2012 में अचानक से मलाला यूसुफजई को सर में गोली लग जाती है। फिर तुरंत रातों रात उठाकर उसे इंग्लैंड ले जाया जाता है, यूके में। वहाँ पर अचानक से वो सर में गोली लगी, वो ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद पूरा एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाकर पाकिस्तान को आतंकवाद का, तालिबान का विक्टिम बताया जाता है। उसमें भी हिंदू विक्टिम कहीं पर भी नहीं दिखेंगे आपको ना। हिंदू तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। उनका हत्या, लूट, बलात्कार होकर के वो 15% से 1% पर आ गए, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मलाला यूसुफजई को एक विक्टिम के रूप में एक सामने प्रस्तुत किया चेहरा कि देखो पाकिस्तान ही आतंकवाद का विक्टिम है, तालिबान का विक्टिम है। उस पर फिर पुरस्कारों की बौछार की गई। पूरा वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह, बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, सब ने पूरा एक चेहरा खड़ा किया कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का विक्टिम है। इस पर फिल्में भी बनाई। इवन बॉलीवुड की भी फिल्में, एक फिल्म गुल मकई नाम की फिल्म आई थी, उसमें बॉलीवुड के एक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें भी यही पाकिस्तान को ही आतंकवाद का विक्टिम उन्होंने दिखाया है। हिंदुओं का उल्लेख वहाँ पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना भाई। उनके साथ होने वाले हत्या, लूट, बलात्कार थोड़ी ना नैरेटिव में कभी आएंगे। वो तो आ ही नहीं सकते। उस पर आप चर्चा भी करेंगे तो आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का टैग लग जाएगा। आपको कट्टरपंथी घोषित कर दिया जाएगा। तुमने बात कैसे कर ली हिंदुओं की पीड़ा की। केवल तो गुलमय के एक उदाहरण मैंने दे दिया, दूसरी मेन स्ट्रीम फिल्में भी मिल जाएंगी। राजी का उदाहरण ले लीजिए। रॉ को एकदम दरिंदों की तरह, क्रूर, बिल्कुल नृशंस, उनके में कोई मानवता बची नहीं होती, इस प्रकार से दिखाया है। और एक पाकिस्तानी को मारने के कारण भारतीय गुप्तचर हैं उन्हें रोते हुए दिखाया है। हाँ, एक पाकिस्तानी को मारने के कारण पाकिस्तान को ही एक प्रकार से बड़ा सभ्य, या फिर बस अपने वो देश के लिए जैसे लड़ रहे हो, आतंकवाद वगैरह क्या होता है वो। तो एक नैरेटिव आपको वो राजी में भी देखने को मिल जाएगा। और स्पाई यूनिवर्स की अगर हम बात करें, उसे तो मतलब मेरे मुंह से तो ISI यूनिवर्स ही निकलता है। मतलब क्या करे, वो दिखता तो वही है ना कि वो ISI आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, ये उन्होंने दिखाया है। मतलब पाकिस्तान ही आतंकवाद का विक्टिम है और ISI वहाँ पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। देख रहे हो नैरेटिव। ISI आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। जो ISI आतंकवाद करता है, अनगिनत हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कई बार बम धमाकों के पीछे ISI का ही नाम आता है, परंतु ISI ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवाद का विक्टिम है। ये तो मेन स्ट्रीम फिल्म में हमें देखने को मिला है, मेन स्ट्रीम फिल्म में बॉलीवुड की। बराबर ना। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो राजी हो, ये जो कथित स्पाई यूनिवर्स है, और बाकी पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम दिखाने वाली तो लाइन से फिल्म है। कश्मीर के मुद्दे पर आप देख लीजिए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने वाली फिल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हुई है कि भाई भारतीय सेना वहाँ पर कश्मीर मुस्लिम्स पर अत्याचार करती है। हाँ, वहाँ पर कश्मीरी पंडित तो भारतीय सेना के साथ में बैठ करके 13 प्रकार के गोश्त पका करके खाते हैं। कौन सी वो शौर्य फिल्म का शुरुआत का ही डायलॉग याद करिए। और बाकी वो पूरा नैरेटिव क्या उन्होंने उस फिल्म के माध्यम से चलाया था वो हमने देखा हुआ है। हैदर का उदाहरण हम दे सकते हैं। यही नहीं, आप देख लीजिए बांग्लादेश को लेकर के अभी पिछले वर्ष हंसल मेहता की एक फिल्म आई थी, फराज नाम की। उसमें भी बांग्लादेश ही आतंकवाद का विक्टिम है। वहाँ पर कुछ 2-4 भटके हुए युवा ISI के चंगुल में आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। और वहाँ पर एक होली आर्टिसन बेकरी है, उस पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसको लेकर के पूरा नैरेटिव क्या चलाया कि भाई बांग्लादेश ही आतंकवाद का विक्टिम है। हिंदुओं पर होने वाली पीड़ा वहाँ दिखाई नहीं। उल्टा फिल्म के एंडिंग में हिंदुओं को ही कट्टरपंथी दिखाना भूले नहीं है डायरेक्टर। एक हिंदू बच्ची की वहाँ पर उस आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई थी, तो उसको लेकर के उन्होंने दिखाया है कि अंतिम संस्कार के समय कुछ भगवा गमछा ओढ़े हुए हिंदू खून का बदला खून से लेंगे नारे लगा रहे हैं। हाँ,
बांग्लादेश को ही आतंकवाद का विक्टिम दिखाना है और दूसरी तरफ ऊपर से हिंदुओं को कट्टरपंथी दिखाना भूले नहीं है। मैंने तो फराज के रिव्यू में भी पूछा था, डायरेक्टर बताए कहीं पर कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो गया, हिंदू समाप्त हो गए। लाखों हिंदुओं का हत्या, लूट, बलात्कार और पलायन हमने देखा। किस हिंदू ने खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगाया? किस कश्मीरी हिंदू ने? मैंने तो नहीं देखा। परंतु डायरेक्टर का वो देखो मानसिकता, तो फराज जैसी फिल्म बनाकर बांग्लादेश को भी ये आतंकवाद का विक्टिम बताएंगे। ऐसे कितनी लाइन से फिल्में भाई। आप भी कुछ फिल्मों के उदाहरण नीचे कमेंट में दीजिए, ऐसी जो भी फिल्में आपको याद आ रही हो। और यही नहीं, हमारे ही बाजू में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू समाप्त हो गए, हत्या, लूट, बलात्कार के भी शिकार लगातार होते आ रहे हैं। वीडियोज उपलब्ध है, सब कुछ हमारे सामने, वो कभी नैरेटिव में आएगा ही नहीं। परंतु भारत को ही एक घिनौना इस्लामोफोबिक देश सिद्ध करने वाली अनगिनत फिल्में और वेब सीरीज इस इंडस्ट्री ने बनाई हुई है। यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू किस प्रकार से माइनॉरिटी पर अत्याचार करते हैं, कैसे इस्लामोफोबिक ये देश है, ऐसे नैरेटिव वाली अनगिनत फिल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हुई है। मेन स्ट्रीम से लेकर के छोटी छोटी फिल्मों तक आप इसके उदाहरण मिल जाएंगे हमें। चाहे वो आप रंग दे बसंती जैसी फिल्म उठा करके देख लीजिए, या फिर इवन चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स ड्रामा में भी उनको ये नैरेटिव डालना भूलना नहीं है। या आप भाई बाकी सब छोड़ दीजिए, माय नेम इज खान जैसी फिल्म, इन लोगों को अमेरिका तक ये पहुंच गए कि भाई अमेरिका में और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। मतलब कथित रूप से, पता नहीं इनको कहाँ को क्या दिख गया था, शायद कहीं पर किसी को रेंट पर घर नहीं मिला होगा या पता नहीं कैसे, पर इनको अमेरिका में और बाकी जगहों पर इस्लामोफोबिया दिख गया और उसकी चिंता इनको होकर के इन्होंने भारत में पूरी एक फिल्म बना दी, माय नेम इज खान। परंतु हमारे ही निकट हिंदू समाप्त हो गए भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में। किसी एक फिल्म में एक डायलॉग तक इन्होंने नहीं डाला, एक सिंगल डायलॉग नहीं डाला। आप दिखा दीजिए मुझे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त हुए, उनके साथ हत्या, लूट, बलात्कार हुए, इसको मेंशन करने वाला कोई एक डायलॉग बता दीजिए, एक डायलॉग। ये अमेरिका तक पहुंच गए, अमेरिका में इनको इस्लामोफोबिया से चिंता हो गई थी। हमारे इर्द गिर्द हिंदुओं का नरसंहार हो गया, वो उनको नहीं दिखाई दिया दशकों से। हाँ, उल्टा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ही विक्टिम दिखाने वाली फिल्में इन्होंने बनाई हुई है। बराबर ना? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? और ऊपर से उन पीड़ित हिंदुओं को न्याय देने के लिए, भारत में नागरिकता देने के लिए एक कानून लाया जाता है, तो उसके विरोध में इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई हमने इन्हीं अपनी आंखों से देखी हुई है ना। सच में शब्द नहीं होते कि क्या किन शब्दों से उल्लेख करें इस इंडस्ट्री का, किन शब्दों से उल्लेख करें। बोलने के लिए तो बहुत मन करता है, पर क्यों अपना मुंह गंदा करना। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, गाढवा पुढं वाचली गीता रात्रीचा गोंधळ बराच होता। गधे के आगे आप कितनी भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर लीजिए, उसे वो कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा उसके। या फिर हिंदी में भी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। बराबर ना? तो ये हालात है बॉलीवुड के, या फिर वोक और लिबरल फिल्म मेकर्स के। और दुख की बात यह है कि हिंदुओं की पीड़ा की बात करना यही एक अपराध बना दिया है हमारे देश में। तुरंत सांप्रदायिक होने का टैग लगा दिया जाएगा। हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी ये बात बोलने की? और ऊपर से हिंदुओं की पीड़ा को नगण्य बताने के लिए या उसको खारिज करने के लिए फोटो शेयर किए जाएंगे कि ह्यूमन चेन बनाई हुई है। भाई बांग्लादेश में ह्यूमन चेन बनाई हुई है। अभी 2 वर्ष पहले बेंगलोर में भी इस प्रकार से हमने मंदिर पर हमले होते हुए देखा, वहां पर भी इन लोगों ने ह्यूमन चेन के कुछ फोटोज शेयर किए थे। बांग्लादेश में भी अभी अनगिनत जगहों पर यह हुआ और पिछले कई दशकों से होते आया है। पर नैरेटिव देखिए, हिंदुओं की पीड़ा पर बात नहीं कर सकते, उसको हम बिल्कुल कम आंकेंगे, खारिज करेंगे, नगण्य बताएंगे हिंदुओं की पीड़ा को, और ऐसा नैरेटिव चलाने के लिए ह्यूमन चेन के फोटोज शेयर करेंगे। बात नहीं कर सकते हिंदुओं की पीड़ा के बारे में, उसको मेंशन वगैरह फिल्मों में वगैरह बताना तो बहुत दूर की बात हो गई। परंतु हाँ, भारत को एक घिनौना इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में हम बनाएंगे लगातार। उस पर तुम आक्षेप नहीं उठा सकते, उसके बारे में तुम कुछ एक शब्द नहीं बोल सकते। उन फिल्मों को तुम्हें अच्छा कहना ही होगा। ये क्या बोला जाए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, देखिए 5 वर्ष हो गए लगभग। मार्क ज़करबर्ग ने एक फेसबुक की एक पॉलिसी चेंज की थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की एक पूरी पॉलिसी चेंज की थी। क्यों? क्योंकि उस समय, आज से 4-5 वर्ष पहले, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटीसेमिटिज्म की भावना बढ़ती चली गई थी और यहूदियों का जो नरसंहार हुआ है उसको कम आंकने वाली जो होलोकॉस्ट वगैरह है, या यहूदियों को जो नरसंहार हुआ है पिछले कई शतकों में,
उसको कम आंकने वाली पोस्ट्स की जा रही थी फेसबुक पर। पूरा एक जैसे कैंपेन चलाया गया था, यहूदियों के नरसंहार को कम आंकने वाला, या फिर यार ये ज्यूज़ यहूदी तो कुछ बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, इस प्रकार से पूरा एक कुछ पोस्ट्स वगैरह की जा रही थी। पता है उस समय क्या हुआ? पूरे विश्व भर के जितने भी यहूदी है, ज्यूज़ है, एक साथ आए। लगातार उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन चलाया, मार्क ज़करबर्ग को टैग कर करके लगातार फोर्स किया कि ये बंद करवाओ। फेसबुक पर तुम इसे अलाउ कैसे कर सकते हो, तुम खुद एक यहूदी हो। पता है उसके बाद में मार्क ज़करबर्ग ने पूरी एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर कि हम हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को अपडेट कर रहे हैं और एंटीसेमिटिज्म की भावना या यहूदियों के नरसंहार को किसी भी प्रकार से कम आंकने वाली जो पोस्ट्स वगैरह होंगी उनको हम किसी भी प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देंगे, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो मार्क ज़करबर्ग एक इतनी बड़ी, मतलब आप देख लीजिए, पूरी एक इतना बड़ा सोशल मीडिया उसके संस्थापक, जीवन में इतनी सफलता मिली, उसके बाद भी अपने संस्कृति के लिए वो किस प्रकार से खड़े होना वो जानते हैं, आप देखिए। और भारत में हिंदुओं के नरसंहार के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में अगर हम बात भी कर ले तो सांप्रदायिक होने का टैग लगा दिया जाता है, क्योंकि कुछ वोक लिबरल कूल हिंदूज होते हैं ना, उन्हें चश्मा पहना हुआ होता है तथाकथित सेक्युलरिज्म का, उन्हें वो बातें दिखती नहीं, कितना भी आप बोल दो, कुछ भी उन्हें वो दिखाई नहीं देगा। चलिए, मतलब इस पर बात करते जाए तो भाई घंटों तक बात की जा सकती है। बड़ी दुख होता है सब देख करके, पर क्या क्या कर सकते हैं। बाकी आप सब मित्रों के इस विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।